आज बात करेंगे हिंदी फिल्म जोरम की। हर फिल्म को देखने का तरीका अलग होता है। एक फिल्म टाइगर 3 हो सकती है, एक फिल्म एनिमल हो सकती है, तीसरी फिल्म जोरम हो सकती है, चौथी तरह की हो सकती है, पांचवी तरह की फिल्म भी हो सकती है। जोरम एक ऐसी फिल्म है जो नहीं चाहती कि आप उसको एंटरटेनमेंट के जो कन्वेंशनल उपकरण हैं उनसे देखें। इसको देखते हुए साउंड वेव्स की तरह हमारी रक्त धारा नाच नहीं रही होती है। ब्लैक ह्यूमर के कुछ छींटों को अगर छोड़ दें तो मुश्किल एक ऐसा सीन होगा जो आपको हंसाना चाहेगा। कोई डायलॉग ऐसा नहीं है जो चाहेगा कि आप सीटी बजाएं। कोई मीठी गोलियां इसमें नहीं है, कोई मिलावट इसमें नहीं है। बहुत एक आवश्यक फिल्म है, गंभीर फिल्म है, प्योरिटेरियन है, एक कहानी सुनाती है। आप इसका मज़ा लेने की कोशिश न करें, ये आपको वैसे भी देने नहीं वाली है। बस संवेदना जगा कर देखें और शायद कहीं आप पहुंच पाएंगे। इसकी कहानी शुरू होती है वानों से और दसरू से। दो आदिवासी हैं, झारखंड में कहीं रहते हैं। एक अनुपम चैन और शांति से भरी दोपहर है। दसरू सामने मिट्टी में बैठा है, जीवन संगिनी झूला झूल रही है, दोनों हंस रहे हैं, प्रेम है, गीत गा रहे हैं। लादो मोही पलास फूल। पलास फूल गीत गोविंदम में कामदेव का नख भी है और जंगल की आग भी। अगले क्षण वो फ्रेम खाली है। कोई था जो अब नहीं है, जैसे कि जीवन इंटरस्टेलर का ब्लैक होल है और उसने सब सक कर लिया अपने अंदर। उन लोगों की जो खुशी के पल थे जो कुछ क्षण पहले थे वो भी। ये पल एक बड़े जीवन सत्य वाले मूवमेंट के तौर पे हमको ठिठका के भी चला जाता है फिल्म से इतर कि एक पल में जो हंसी बोल है दूसरे क्षण में वो गायब हो जाने वाले हैं, कभी ना लौट के आने वाले हैं। जैसे कि ब्लेड रनर में रुडगा हौवा का विलक्षण पात्र कहता भी है ना, All those moments will be lost in time, like tears in rain. इस सुंदर सुरम्य बेफिक्र और प्रकृति की ओट वाली दोपहर से, जो कि भूमि में बहुत गहरे से ऊपर आके निकलते जल जितनी नरम भी है और गर्म भी है, हम सीधा पहुंचते हैं शहर में। कोई पीठ पे सीमेंट का कट्टा धोते हुए एक कंक्रीट की निर्माणाधीन इमारत की तरफ बढ़ रहा है। साथ में उसकी जीवन संगिनी भी है। वो पीला कंस्ट्रक्शन हेलमेट और ऑरेंज सेफ्टी जैकेट पहन के मजदूरी कर रही है। जैकेट के नीचे बच्ची है, नाम जोरम, 3 महीने की। लेकिन ये लोग यहाँ कैसे पहुँचे, ये सवाल उठता है तुरंत। फिल्म पार्शली इसके बाद एक थ्रिलर में तब्दील होती है जब शाम को बिल्डिंग में अपने टेम्पररी टीन शेड में दसरू पहुँचता है, जिसको मनोज वाजपेयी ने प्ले किया है, और अंदर पत्नी वानो, जिसको तनिष्ठा चैटर्जी ने प्ले किया है, वो उल्टी लटकी है, खून से सनी हुई। वो समझ नहीं पाता, तभी कोई उसके ऊपर हमला कर देता है। 2 लोग, एक उसको मार रहा है, दूसरा उसके वीडियो बना रहा है। वो वीडियो बनाता रहता है, इरिटेटिंग करने की हद तक बनाता रहता है। जब दसरू उसका पीछा करता है तब भी, बिल्डिंग के नीचे जाते हुए भी, बाइक पे बैठते हुए भी, और दूर चले जाने तक वो वीडियो ही बनाता रहता है। बहुत अजीब लगता है। और इस एक्ट की विचित्रता वो पहला पल होती है जो आपको इतना ज़्यादा कौंधती है और आपके लिए एक अनोखा सिनेमा मूवमेंट वो क्रिएट करती है। दसरू किस परम कष्ट में है, ये आप यूं समझ लें कि कोई है जो उसके पास से है और उसे मारना चाहता है। दूसरी तरफ शहर का पथरीला स्वभाव है जो उसको प्रेम नहीं करता है। तीसरी तरफ बच्चा है जिसकी सुरक्षा करनी है, भविष्य की चिंता है, उससे बड़ा उसके लिए कुछ नहीं है। चौथी तरफ स्टेट है और पांचवी तरफ स्टेट के निर्देशों पर उसके पीछे दौड़ रही पुलिस है। ये उसका परम कष्ट है। उसके बाद आप अनुमान लगा लीजिए, उसके बाद जाने की कोई जगह नहीं, करने को कुछ नहीं, बचने को कुछ नहीं। अब एक पुलिस अधिकारी की एंट्री होती है, रत्नाकर बगुल, जिसको प्ले किया है जीशान अयूब ने। और जब ये एंट्री होती है तो हमको रिलीफ मिलता है कि चलो दूसरी तरफ एक कंसिडरेट इंसान तो आया जो कहानी में हमारे इस पात्र दसरू को थोड़ा हेल्प करेगा या उसको रिलीफ देगा। एक कहानी में जान भी आती है। वो अब तक जो कठोरता लिए होती है वो हमारे लिए सरल होती है और हम आगे इसमें बढ़ते हैं। फिर हम मिलते हैं इसमें एक और पात्र से, फूलो कर्मा नाम के एक पात्र से। ये एमएलए का कैरेक्टर है झारखंड का, इसको प्ले किया स्मिता तांबे द्विवेदी ने। और ये संभवतः जो सरनेम है कर्मा, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये कांग्रेस के एक नेता हुआ करते थे, उनसे इंस्पायर्ड सा है, जिनकी झीरम घाटी में नक्सलियों ने हत्या कर दी थी। इसमें ऑपरेशन ग्रीन हंट का उल्लेख भी है, जो असल घटना है। 2009 में 5 राज्यों में इसे शुरू किया गया था, जिसको लाल गलियारा बोलते हैं।
फिल्म में बागी और दलम और रिबेलियन जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें सरकार का शत्रु कहा जाता है। तिग्मांशु धूलिया की फिल्म यहाँ याद आती है, जिसमें पान सिंह तोमर का कैरेक्टर एक पत्रकार से कहता है बीहड़ में बागी मिलते हैं, डकैत होते हैं पार्लियामेंट में। उसके लिए बागी होना गर्व की बात है, लेकिन जोरम की जो दुनिया है उसमें ये गर्व नहीं है, ये अलग ही फीलिंग है। डायरेक्टर देवाशीष मखीजा की इस फिल्म में बड़ी चतुराई से एक फ्रेम गढ़ा गया है, जिसमें दसरू का पूर्व माओवादी पात्र अपनी 3 माह की बच्ची के साथ बैठा है, पानी पिला रहा है और बैठा होता है एक शिलालेख के नीचे। उस शिलालेख का शीर्षक होता है भारत का संविधान और उसका रंग होता है हरा, जो कि माओवादियों की ड्रेस का कलर है, और प्रकृति का रंग भी। दसरू ने जो साड़ी अपने कमर में और कंधे में बांधी हुई है, जिससे अपनी बच्ची को कैरी करता रहता है, उसका रंग है नीला, जैसा अम्बेडकरवादियों का होता है। फिल्मकार उन सारे सिंबल्स तक भी जाता है जो आदिवासियों के मूल हैबिटेट के संरक्षण वर्सेस उन्हें जबरन आधुनिक जीवन शैली भौतिकता में खींचने की जो डिबेट होती है उसमें हमेशा आते रहते हैं। ये सिंबल्स क्या हैं, ये फिल्म आपको नजर आते हैं। एक विशाल डबल फ्लाईओवर आपको दिखता है, जिसके नीचे बगुल खोजबीन करता है, दसरू भी वहीं से गुजरता है। एक बड़ी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, जिसके सीमेंट के दड़बों में मुर्गे जैसे मजदूर रहते हैं। चलती हुई लाल माटी एक्सप्रेस ट्रेन है, जिसमें एक दुरूह एक्शन सस्पेंस भरा चेस सीक्वेंस होता है दसरू और पुलिस के बीच में। जंगल के पास बिजली की लाइनों का एक विशाल टावर खड़ा नजर आता है, जो आसमान में जा चुका होता है, किसी दानव सा लगता है। जंगल के बीचों बीच एक विराट बांध है, जिससे रिस्क के बहती हुई सी नदी में से मछलियां पकड़ के दसरू अपनी नन्ही बेटी की भूख शांत करता है। लोहे की विशाल मशीनें हैं जो लोहे के पहाड़ को खा रही है। इस कहानी में, इसके बैकड्रॉप में ये सब ऐसे हैं कि लगभग इन्हीं इंग्रेडिएंट से ब्लड डायमंड भी बनाई गई थी और अब जोरम बनी है। 2 टोटली डिफरेंट तरह के सिनेमा हैं, एक कहानी है, एक कमर्शियल है, दूसरा वस्तुपरक सिनेमा है, जागृत सिनेमा है, जैसे चैतन्य तमानी की कोर्ट अगर आप याद करें। प्योर स्टोरी टेलिंग के लिहाज से 2 चार्मिंग बातें मुझे बहुत आनंद दे गई इस फिल्म में। एक, जहां दसरू भाग रहा है और बगुल उसको पकड़ने का काम कर रहा है। शुरू से आखिर तक दोनों पास पास रहते हैं एक अनकैनी कारण से, और ये बड़ा थ्रिलिंग सा पल होता है जब झारखंड में दसरू एक ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठा जा रहा होता है और बगुल एक शोले जैसी साइड कार बुलेट में आ रहा होता है, और दोनों एक दूसरे के पास से छू के ऑलमोस्ट गुजर जाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता है, लेकिन दर्शक ये देख पाता है। वो बड़ा अनूठा होता है। दूसरी बात ये कि स्क्रीन प्ले आदिवासियों की करुण कहानी दिखाने पर नहीं टिका है, बल्कि इसके मूल में एक अलग चीज़ है। वो अलग चीज़ ये है कि एक माँ के बदले की कहानी है, और जिस एक्टर ने ये रोल किया है उन्होंने भीषण तरह से किया है। स्मिता तांबे द्विवेदी है, उन्होंने इसको प्ले किया है। उनका जो एक्टर टू कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये 2023 के बेस्ट में रखा जा सकता है। एक प्रेम भरी केयरिंग सी सीधी सरल आम गृहिणी माँ कैसे एक कठोर रुक्ष तपती घातक महिला में तब्दील हो जाती है, ये इस फिल्म का जेम है। स्मिता की पहचान कर पाना भी मुश्किल है। उनकी कठोरता को मैं देयर विल बी ब्लड और अपोकलिप्स नाउ के जो कठोर किरदार है उनकी लाइन में कहीं पीछे खड़ा पाता हूँ। 1-2 फुल फ्रेम्स को छोड़ के उनके पात्र को क्लोजअप और मीडियम क्लोजअप शॉट से दिखाया जाता है। 2 शॉट्स में तो सिर्फ उनका धड़ दिखता है। एक जगह वो चूल्हे से खाना उतारती हैं लेकिन परोसती नहीं है, खाली थाली में वीरान सी उनकी अंगुली बैठी रहती है। यहाँ सिर्फ गर्दन से नीचे का शॉट है। ऐसा दसरू, बगुल और कांस्टेबल मुचाकी के पात्रों के साथ खासतौर पर नजर आता है। ये शॉट्स किरदारों की पॉलिटिक्स और उनकी आइडियोलॉजी से ज़्यादा ध्यान उनके इंसान होने और उनके भावों पर लेके जाते हैं। दर्शक के लिए फिर इनका कहा कुछ स्पेक्टिकल नहीं होता है, कोई तमाशा नहीं हो जाता है, उनको ध्यान दे के इनकी बात सुननी पड़ती है। साथ में धीमा, मिस्टीरियस सा और बड़ा मितव्ययी और कहानी के मूड को विचित्रता और दुविधा सा देने वाला बैकग्राउंड म्यूजिक चलता रहता है। एक बैक पाइपरिश सी धुन है, वो याद रह जाती है। मनोज आजपी शुरू और अंतिम दृश्यों में अपने क्राफ्ट में चमक रहे होते हैं। सिनेमा में जितने आदिवासी और जनजातीय पात्र निभाए गए हैं उनमें दसरू की एक अलग हस्ती है। वो एक तरह से आप कहें तो आक्रोश की लहानियाँ भीकू के जैसा है। इस पात्र का एक कमाल सा दृश्य है जब चारों तरफ विक्षिप्तता है, दिमाग में अंधकार छाया है, सर पे पुलिस खड़ी है। उन पलों में भी वो रेल के शौचालय में अपनी नन्ही सी बच्ची को खिला रहा है, उससे प्यार से बातें कर रहा है। बड़ा अनुपम सीन होता है। एक यादगार दृश्य वह है जिसमें आदिवासी कांस्टेबल मुचाकी मुंबई से एसआई बगुल से बात करता है, कहता है कौन सी वर्दी जायज़ है और कौन सी वर्दी नाजायज़ है, यही तय करते करते 100 साल बीत जाएंगे। उसका संदर्भ पुलिस की वर्दी और माओवादियों की वर्दी से होता है। यही सारी डिबेट है। फिल्म के मंथन से बाहर आया बेहद मजबूत विचार है ये। फिल्म का अंत यानी बस लास्ट के कुछ सेकंड का जो विजुअल आता है वो मुझे अमेजिंग लगा, जहाँ दसरू का कैरेक्टर वहीं पहुंच जाता है जहाँ उसका मूल हैबिटेट है। और ये अंत ही है जो कहानी में सुख भी देता है कि जहाँ उसे कहीं से रिस्पाइट नहीं मिला है,
कहीं से बचाव नहीं मिला है कि चलो हमारी कहानी के अंत में तो ऐसा है कि वो अब सुरक्षित है, अब तक सुरक्षित है। बिना किसी पार्टी पक्ष को डार्क विलन बनाए जोरम सुनिश्चित करती है कि हम पूरी निरपेक्षता से इस कहानी, इसके पात्रों, परिस्थितियों और इसके नैरेटिव को देखें। महान फिल्मकार बिला टार ने एक बार उंगली दिखाते हुए कहा था, प्लीज डोंट टच इट, द ह्यूमन डिग्निटी। आई थिंक देवाशीष मखीजा भी इसी डिग्निटी, मानव गरिमा को केंद्र में रखने का प्रयास करते हैं। और इस दौरान हम दर्शक उनके लिए क्या होते हैं? दसरू का पात्र 3 महीने की जिस बच्ची को लेकर पूरी फिल्म में भागा भागा फिर रहा होता है, हम वही शिशु होते हैं, लटके लटके देख रहे होते हैं। शुक्रिया।